साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जीएस पेपर 2 के साइंस और टेक्नोलॉजी सेगमेंट से आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। ये टॉपिक न केवल आपके जीएस पेपर 2 के साइंस टेक्नोलॉजी सेगमेंट को कवर करता है, उसके साथ एसे के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इन दिनों अखबार की सुर्खियों में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखी गई है। कारण क्या रहा? इसरो ने अपना ऐतिहासिक सवा प्रक्षेपण उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम है NVS-02, एक नेविगेशन सैटेलाइट है। तो इसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 70 बीपीएससी मेंस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उस टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर करते हैं, ताकि प्रश्न किसी भी तरीके का हो, आप उसे आसानी से लिखने की स्थिति में हो, बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो उसी क्रम में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर करेंगे। ये टॉपिक लंबा होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक का हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान में जो चल रही सैटेलाइट लॉन्च किए गए इसरो के द्वारा, जो उसकी उपलब्धियां हैं, उन सभी पर हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। राइट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। जो आपके टॉपिक का इंट्रो पार्ट होगा, भूमिका होगी जो। नेक्स्ट, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्या वर्तमान स्थिति है, इस बात को यहाँ हम डाटा फैक्ट के माध्यम से कंसीडर करेंगे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, इसको हम देखेंगे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम या ओवरऑल आपसे इसरो के बारे में पूछ लिया जाए, यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो विकास यात्रा है, घटनाक्रम के रूप में देखेंगे कि कैसे भारत का जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित होता है ओवर द पीरियड। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसरो की सामाजिक आर्थिक विकास में क्या भूमिका उपलब्धियां है, दोनों ही संबंध में एक ही बात होगी, क्योंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो सबसे अग्रणी योगदान है वो इसरो का है। तो हम यहाँ पर इसरो को जो है कंसीडर करके ही सारी बातें पढ़ेंगे। सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, और इसी के साथ हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। तो एक अलग से हम हेडिंग बना के इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के विभिन्न उपग्रह एवं उनके अनुप्रयोग देखेंगे, जिसमें संचार उपग्रह, भूप्रेक्षक उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण के जो उपग्रह हैं, जिसमें चंद्रयान, गगनयान मिशन को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और नेविगेशन उपग्रह देखेंगे, और नेविगेशन उपग्रह में NVS-02 को हम लोग यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये इसरो का सवा प्रक्षेपण उपग्रह था। तो इसरो का सवा प्रक्षेपण उपग्रह NVS-02 को हम यहाँ कवर करेंगे। साथ ही नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में भी यहाँ हम डिटेल में कवर करेंगे, क्या इसके अनुप्रयोग हैं, क्या इसका महत्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समक्ष क्या चुनौतियां मौजूद हैं। एक तो हम वर्ल्ड वाइड इसको देखेंगे, और दूसरा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई क्या चुनौतियां, क्या बाधाएं भारत में मौजूद हैं। इन चुनौतियों, समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को दिखेंगे। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के बारे में हम लोग अलग से यहाँ कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी। फिर हम लोग वे फॉरवर्ड देखेंगे, आगे की राह देखेंगे कि जो चुनौतियां मौजूद हैं, उन चुनौतियों को अब हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो वे फॉरवर्ड को यहाँ कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। तो ओवरऑल इस टॉपिक के हम सभी डायमेंशन को एक एक करके कवर करते हुए देखेंगे। आज इस टॉपिक का पहला पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, भारत की क्या स्थिति है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का हम विकास क्रम पूरा देखेंगे, इसरो के संदर्भ में भी इसको कंसीडर करेंगे, और सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अन्य जो डायमेंशन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। राइट, तो दो पार्ट में इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। ये सभी क्लासेज आपको 70 बीपीएससी मेंस संकल्प बैच के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। संकल्प बैच से जुड़ने पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड होगा, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे तीनों को ही हम यहाँ कंसीडर करेंगे। उसके साथ ही जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक पर एक अभ्यास प्रश्न देकर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो पीडीएफ एक्सेस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इस अभ्यास प्रश्न के माध्यम से जो कराई जाती है, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। एक नॉमिनल फीस हमने केवल रखी है 499। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर इस बैच से अगर आपको डायरेक्ट जुड़ना है तो एक सिंपल प्रोसेस है। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। पेमेंट करने के बाद में अपनी पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट होगी वो इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है, अपना नाम मेंशन करके, तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। इवोक आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लासेज आपको ये लगातार मिलती रहे, आपकी तैयारी जो है लगातार होती रहे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, सबसे पहले इसे हम पढ़ लेते हैं, जो आपके टॉपिक का इंट्रो पार्ट होगा, भूमिका होगी। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर यात्रा करने या गतिविधियों के संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। तो हमने यहाँ बता दिया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है। तो अंतरिक्ष अन्वेषण यानी अंतरिक्ष में जो खोज वगैरह होती है उसके लिए पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अगर हम इस डायग्राम के माध्यम से समझे तो ये है पूरा वायुमंडल, जिसमें हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल पढ़ते हैं। इन सब का अलग अलग जो है दूरी के हिसाब से लेयर बटी होती है, अलग अलग मंडल की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। फिलहाल हम लोग उसको नहीं देखेंगे, ये देख लेते हैं कि अंतरिक्ष कहाँ से इसमें शुरू होता है। तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पर जब आप ऊपर जाएंगे तो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम कार्बन रेखा के नाम से जानते हैं। इस कार्बन रेखा के पार जो है अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। कार्बन रेखा आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित है 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार्बन रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है, इससे जब हम ऊपर चल जाते हैं तो अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। और अंतरिक्ष में जो कुछ भी हम खोजते हैं विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से, वहां जो भी संचालित किया जाता है इन तकनीकी के द्वारा, वो सब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर यात्रा करने या गतिविधियों के संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से अंतरिक्ष यानों, स्टेशनों, कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष अनुसंधान में सहायक सूचनाओं का विकास आदि शामिल होता है। इसमें रिमोट सेंसिंग, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट आदि अंतरिक्ष अवसंरचना के ही अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है और इसमें हम किन तकनीकियों को कंसीडर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंट्रो पार्ट इस टॉपिक का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है। विभिन्न डाटा फैक्ट के माध्यम से हम लोग इसको यहाँ कंसीडर करेंगे। आर्थर डी लिटिल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम आपको जरूर लिखना है जब भी आप अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति को बताएंगे। आर्थर डी लिटिल रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 8 बिलियन डॉलर था। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2-3% ये देखा जाता है, जो 2040 तक बढ़कर 100 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। हालांकि वर्तमान में यह अभी भी अमेरिका की 40% और ब्रिटेन की 7% की तुलना में काफी कम है। यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देखें तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका की सर्वाधिक हिस्सेदारी है 40%, वहीं ब्रिटेन की देखें तो 7% है। और भारत की वर्तमान में कितनी हिस्सेदारी है वैश्विक स्तर पर इस अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में, तो मात्र 2 से 3% की है। और ये आर्थर डी लिटिल रिपोर्ट के अनुसार इस बात को बताया जा रहा है। 2023 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 8 बिलियन डॉलर, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2 से 3% है, और यह 2040 तक बढ़कर 100 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सकारात्मक संभावना को भी ये डाटा दिखा रहा है। भारत का उपग्रह विनिर्माण वर्ष 2025 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 2020 में मात्र 2.1 बिलियन डॉलर था। तो लगातार भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास कर रहा है, ये सभी डाटा इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भी कहता है कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 2022 में जो मात्र 1 थी वो बढ़कर 2024 में लगभग 200 हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ जो है भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 क्या कहता है, अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 2022 में कितनी थी, 1 थी, और यह बढ़कर 2024 में लगभग 200 हो गई है। और ये डाटा संकेत कर रहा है कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी भी अब बढ़ रही है। निजी भागीदारी में प्रगति हुई है। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण किया गया था। और अभी हाल ही में देखा गया है तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट और भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। तो निजी भागीदारी भी अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ रही है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जिसमें हमने देखा कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण किया गया, और तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट और भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है इसरो के द्वारा। ये सभी उपलब्धियां हैं, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2023 में, और इस चंद्रयान के सफल परीक्षण के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसरो का ऐतिहासिक सवा प्रक्षेपण उपग्रह NVS-02 जो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, इस नेविगेशन सैटेलाइट के सफलतापूर्वक
प्रक्षेपण से अपने सवे प्रक्षेपण की यात्रा जो है इसरो ने पूरी कर ली है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अंतरिक्ष में भारत की क्या वर्तमान स्थिति है, और ये वर्तमान स्थिति भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते हुए विस्तार और उसके विकास की ओर संकेत कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ भारत का ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास क्रम देखेंगे, यानी साइकिल से शुरू होता है और चांद तक भारत पहुंच गया है। इसरो के संदर्भ में हम सारी चीजें यहाँ कंसीडर करेंगे। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। उससे पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और उसके बाद जब इसरो को इस्टेब्लिश किया जाता है तो सारी उपलब्धियां जो हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम इसरो के संबंध में कंसीडर करके देखेंगे, ताकि प्रश्न अगर ये पूछ लिया जाए कि इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा को बताइए, तो भी आप जो है यहीं से उस प्रश्न को आसानी से लिख सके। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा महत्वपूर्ण प्रगति और उपलब्धियों से भरी हुई है। इस यात्रा के दौरान भारत एक साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में उभरा है। तो ये थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा या इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास यात्रा क्या है। तो उस संबंध में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने क्या दिया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा महत्वपूर्ण प्रगति और उपलब्धियों से भरी हुई है। इस यात्रा के दौरान भारत एक साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में उभरा है, यानी साइकिल से चांद तक जो है भारत पहुंच गया है। आप जानते हैं भारत का जो पहला सैटेलाइट था उसको साइकिल से लेकर ले जाया गया था, इसीलिए जो है निबंध भी पूछा जा सकता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की साइकिल से चांद तक की यात्रा। तो उस यात्रा में भी आप इन सब बातों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक घटनाक्रम में भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा को देखेंगे। सबसे प्रारंभिक चरण देखते हैं 1960 से 1980 तक भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा शुरू होती है 1962 से। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को तैयार करने और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन किया गया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए। देन 1975 में इसरो के तत्कालिक अध्यक्ष सतीश धवन के नेतृत्व में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ की मदद से, यानी वर्तमान में जिसे हम रूस कहते हैं। तो भारत ने सोवियत संघ की मदद से अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था 1975 में। इसे इसरो के तत्कालिक अध्यक्ष सतीश धवन के नेतृत्व में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया था। फिर आता है वर्ष 1980। 1980 को इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3SLV-3 विकसित किया। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया गया था। तो 1980 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 लॉन्च किया और इस व्हीकल की मदद से रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था। 1983 में इसरो ने एक नई उपलब्धि हासिल की। इसरो द्वारा इनसैट 1B का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही इनसैट श्रृंखला जो है स्थापित हुई। GSLV F14 या इनसैट 3DS मिशन इनसैट श्रृंखला का 16वां मिशन जो है अभी हाल ही में ये देखा गया है। तो इनसैट 1B का सफल प्रक्षेपण सबसे पहले कब किया गया था? 1983 में। और 1983 में इनसैट 1B के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इनसैट श्रृंखला यानी जो संचार उपग्रह होते हैं इनको स्थापित किया गया था। और हाल ही में इनसैट श्रृंखला का ये 16वां मिशन है GSLV F14 या जिसे हम इनसैट 3DS मिशन कह सकते हैं। 1988 में इसरो ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम की शुरुआत की थी 1988 में, राइट। तो रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम ये काफी इंपॉर्टेंट है भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी हम नीचे देखेंगे कैसे रिमोट सेंसिंग जो कार्यक्रम है वो लगातार इन क्षेत्र में अपना योगदान देकर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो 1988 में इसरो ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ये तो हो गया प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में हमने देखा कि कैसे एक घटनाक्रम में भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास यहाँ हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चरण 1990 से 2019 के बीच का। 1992 में सैटकॉम और प्रक्षेपण सेवाओं के व्यावसायिक पहलुओं का दोहन करने के लिए एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 1994 में देखते हैं भारत ने अपना पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान
PSLV सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसने इसरो को निम्न भू कक्षा और भू स्थैतिक अंतरण कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के साथ साथ विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाया। तो 1994 का जो ईयर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसरो के लिए और भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, क्योंकि 1994 का ही वर्ष था जब PSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और बाद में PSLV के द्वारा बहुत सारे जो है अभियान किए गए हैं, जिनको आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। PSLV की सफलतापूर्वक लॉन्च ने ही इसरो को निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट और भू स्थैतिक अंतरण कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि निम्न भू कक्षा या भू स्थैतिक अंतरण कक्षा क्या होता है। अभी के लिए आप इतना समझें कि PSLV के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इसने इसरो को निम्न भू कक्षा और भू स्थैतिक अंतरण कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के साथ साथ विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाया। हाल ही में इसरो का स्पाडेक्स मिशन PSLV 60 द्वारा प्रक्षेपित 2 रॉकेट जिसमें SDX-01 जिसे चेंजर नाम दिया गया और SDX-02 जिसे टारगेट नाम दिया गया है को अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का हिस्सा बनाया गया है। भारत रूस अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया जिसके बाद स्पेस डॉकिंग करने की टेक्नोलॉजी है, यानी 2 अलग अलग प्रक्षेपण उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसके बाद दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और ये आपस में दोनों सैटेलाइट को कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी ही स्पेस डॉकिंग कहलाती है। और भारत जो है चौथा देश बन गया है स्पाडेक्स मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च किए जाने के बाद में, और इस स्पाडेक्स मिशन को PSLV 60 द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। इससे पूर्व PSLV की अगर हम देखें तो अन्य उपलब्धियां भी रही हैं, जैसे इसरो का चंद्रयान-1 अभियान जिसे 2008 में PSLV 11 के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस अभियान की उपलब्धि क्या थी? चंद्रमा पर पानी की खोज करना। उसी तरीके से आगे देखते हैं इसरो का मंगलयान अभियान जो 2013 में लॉन्च हुआ था PSLV 25 के द्वारा। मंगल की धरती पर उतरने वाला भारत इसके साथ चौथा देश बन गया था। 2017 में इसरो ने PSLV 37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को एक साथ स्थापित करने के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो PSLV की कई सारी उपलब्धियां हैं और PSLV का सफलतापूर्वक पहली बार लॉन्च कब किया गया था? तो 1994 में, और उसके बाद ये उपलब्धियां आप देख सकते हैं। 2018 में इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNS लॉन्च किया था। IRNS यानी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में इसरो का जो सवा प्रक्षेपण है वो बेसिकली नेविगेशन सैटेलाइट ही है NVS-02। 2019 में इसरो ने GSLV Mk3 M1 प्रक्षेपण यान की मदद से चंद्रयान-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। इस तरह 1990 से 2019 के बीच देखें, भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते अंतरिक्ष क्षेत्र को अत्यधिक संरक्षित रखा गया, इसमें निजीकरण को भी ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। यानी जो अगला चरण है जिसमें कई सारी भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में 1990 से 2019 के बीच में, लेकिन इस बीच में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र को अत्यधिक संरक्षित रखा गया था, जिसके कारण जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को अधिक बढ़ावा नहीं मिल पाया था इस 1990-2019 के बीच के चरण में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रगतिशील चरण 2019 के आगे, और 2019 के आगे जो कदम उठाए गए उसमें भारत सरकार ने निजी क्षेत्र को भी भागीदारी की, ताकि जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो वित्तीय और नवाचार की जो कमी देखी जाती थी उसको दूर किया जा सके, और उस संबंध में भारत ने जो है कुछ सकारात्मक यहाँ पर बदलाव भी देखे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च व उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना था। तो प्रगतिशील चरण 2019 के जो आगे देखेंगे उसमें सबसे पहले आप यही पॉइंट लिखेंगे कि वाणिज्यिक शाखा के रूप में इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया था सरकार के द्वारा, और इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या थी? भारतीय उद्योग को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च व उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना, और इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्पेस सेक्टर में बढ़ावा देना था। सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण और सार्वजनिक निजी सहयोग को सुगम बनाने के लिए स्पेस कॉम पॉलिसी 2020 को जारी किया गया था। इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण को भी इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए स्टैब्लिश किया था। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सरकार ने निजीकरण और सार्वजनिक निजी सहयोग को सुगम बनाने हेतु स्पेस कॉम पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया। इन स्पेस
यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण को भी इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए इस्टेब्लिश किया था। और हाल ही में देखा गया अंतरिक्ष विभाग यानी इसरो के दिशा निर्देश के अधीन रहते हुए सरकारी मार्ग के तहत उपग्रह निर्माण एवं परिचालनों के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है। तो उपग्रह निर्माण और उनके परिचालन के लिए सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% जो है एफडीआई की अनुमति दे दी है। इसरो की योजना है कि वह उपग्रहों, लॉन्च व्हीकलों आदि के निर्माण एवं अंतरिक्ष संबंधी अन्य ऑपरेशनल गतिविधियों से आगे बढ़कर अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करे। इसी का परिणाम है कि इस प्रगतिशील चरण में यानी 2019 के बाद देखते हैं तो इसरो ने लगातार नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। और इन कीर्तिमान उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत ने 2023 में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग इसने की थी और इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसरो ने PSLV C-57 की मदद से सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी के सौर मिशन यानी आदित्य L1 मिशन जिसे कहा जाता है, इसे भी 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। सफलतापूर्वक ये लॉन्च किया गया PSLV C-57 की मदद से आदित्य L1 मिशन। PSLV C-58 की मदद से एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया गया था। एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था इसके माध्यम से। PSLV C-59 के द्वारा प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया। सूर्य कोरोना के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-59 की मदद से। PSLV C-60 की मदद से स्पा-डेक्स मिशन, अभी हमने स्पा-डेक्स मिशन के बारे में ऊपर भी आपको बताया। और इस प्रगतिशील यात्रा के क्रम में इसरो का ऐतिहासिक सवा प्रक्षेपण NVS-02 नेविगेशन उपग्रह जनवरी 2025 में प्रक्षेपित किया गया। इस तरह हम देखते हैं ये इसरो की ऐतिहासिक यात्रा है अपने सवा प्रक्षेपण यान को जो है लॉन्च करते हुए। ये सारी हमने घटनाक्रम एक एक करके देखा। भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास यात्रा का घटनाक्रम 1960 से 1990 का ये आरंभिक चरण, फिर इसके आगे का चरण 1990 से 2019, फिर 2019 के बाद जो ये प्रगतिशील चरण है जिसमें भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है आमूल चूल परिवर्तन करके निरंतर जो है विकास किया है। और उसी विकास का परिणाम है ये सारे उपग्रह जो है हाल ही में जो लॉन्च किए हैं, जिनमें भारत ने जो है विश्व में अपनी ख्याति हासिल की है। राइट, इसरो के संबंध में यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इसरो की जो स्थापना होती है 1969 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। प्रमुख कार्य क्या है इसरो का, तो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या है, देश की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रभावी भूमिका को सुदृढ़ता प्रदान करना, साथ ही देश की सुरक्षा और उसके सामाजिक आर्थिक विकास को गतिशीलता प्रदान करना। वर्तमान में इसरो विश्व की 6 वृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। तो ये इसरो के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देख लीजिए। इसरो के संबंध में पूछा जाता है तो इंट्रो पार्ट में ये आप लिख सकते हैं, इसके उद्देश्य, इसकी स्थिति और इसके कार्य क्या है, कब इसे एस्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बाकी ये सारी हमने उपलब्धियों का घटनाक्रम एक एक करके जो है चरणवार तरीके से आपको बताया है, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब हम देखते हैं सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका में देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सेगमेंट। सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका या इसरो की भूमिका पूछे, दोनों ही संदर्भ में आपको यही लिखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले देखते हैं किसी भी आपदा प्रबंधन के प्रयास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग इन तीनों ही स्तर पर प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपदा पूर्व, सुरक्षा उपाय एवं पूर्व चेतावनी देकर हम इसमें जो है प्रबंधन कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर आपदा आ जाती है तो आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य को और प्रभावी बनाया जा सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके। देन आपदा के पश्चात सामान्य स्थिति को बहाल करने यानी पुनर्स्थापना एवं पुनर्निर्माण में स्पेस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में तीनों ही स्तरों पर आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा पश्चात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का जो है प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है डिजास्टर के मैनेजमेंट में। उदाहरण के लिए इसरो द्वारा शुरू किया गया भुवन पोर्टल और नैविक प्रणाली जो है आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो रही है। जो नेविगेशन सिस्टम है आगे हम देखेंगे, नेविगेशन सिस्टम के द्वारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत ही प्रभावी तरीके से मैनेज करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेविगेशन प्रणाली। उसी तरीके से भुवन पोर्टल भी देखा जाता है।
तो ये आप एग्जाम्पल दे देंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में इसरो द्वारा शुरू किया गया भुवन पोर्टल और नाविक प्रणाली आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण साबित होगी। देन देखते हैं सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका या इसरो की भूमिका। तो उसमें शहरी विकास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा की मदद से किसी शहर में भूमि उपयोग प्रणालियों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। साथ ही उपग्रह से प्राप्त चित्रों की सहायता से बुनियादी ढांचे के विकास को भी गतिशीलता प्राप्त होती है। तो हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा, यानी हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा का क्या मतलब है? पृथ्वी के ऊपर सारे सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, तो उससे जो प्राप्त इमेज होती है वो हाई रेजोल्यूशन वाली होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, उससे डाटा भी हमको सटीक मिलता है। तो ऐसे में ये हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रह डाटा की मदद से किसी शहर में भूमि उपयोग प्रणालियों के बारे में हम सटीक तरीके से जानकारी जुटा सकते हैं। साथ ही उपग्रहों से प्राप्त चित्रों की सहायता से बुनियादी ढांचे के विकास को भी गतिशीलता प्राप्त हो रही है। तो शहरी विकास में इसकी इंपॉर्टेंट देखी जाती है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में या ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तिकरण में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, उसको देख लेते हैं। इसरो के द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ग्राम संसाधन केंद्र कार्यक्रम। इसको आप लोग जरूर कोड कीजिएगा। ग्राम संसाधन केंद्र कार्यक्रम जिसे ग्रामीण जनता को प्रत्यक्षता विभिन्न प्रकार की अंतरिक्ष आधारित सेवाएं जैसे टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन के बारे में हमने पिछले भी क्लासेज में चर्चा की है कि दूर दराज बैठे जो लोग होते हैं जिनकी हॉस्पिटल तक या सही डॉक्टरों तक पहुंच नहीं हो पाती है, तो उनके लिए जो है ये टेलीमेडिसिन की सुविधा है। टेक्नोलॉजी का यूज करके डॉक्टर या कह सकते हैं हॉस्पिटल जो है उन दूर दराजों के क्षेत्र तक अपना संपर्क साध कर उनका इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से टेली एजुकेशन है। मान लीजिए दूर दराज में बैठा कोई व्यक्ति है जहां पर एजुकेशन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वो उच्च शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। तो टेली एजुकेशन हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया। स्थानीय स्तर पर योजना एवं विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, कृषि, भूमि, जंगल हो गया, जल संसाधन प्रबंधन आदि के बारे में परस्पर संवादात्मक तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराने में ये सक्षम है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति को मजबूत कर ग्रामीण शहरी अंतर को कम कर रहा है। तो इसरो द्वारा उपग्रह आधारित ग्राम संसाधन केंद्र कार्यक्रम जो टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और स्थानीय स्तर पर योजना विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, कृषि, भूमि, जल संसाधन प्रबंधन आदि के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इससे ग्रामीण शहरी जो अंतर है वो कम हो रहा है। उसके अलावा देखें तो इनसाइट आधारित रेडियो स्टेशन ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा तो ग्रामीण तंत्र ऑटोमेटिक मजबूत होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसके विकास में। रिमोट सेंसिंग उपग्रह की मदद से उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां किसानों को फसल निगरानी, उपज का अनुमान, मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, सिंचाई का बेहतर प्रबंधन, फसल बीमा और जोखिम मूल्यांकन आदि में मदद कर कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो रिमोट सेंसिंग एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में रिमोट सेंसिंग उपग्रह की मदद से जो हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज होती है वो किसानों को फसल निगरानी करने में, उपज का अनुमान लगाने में, मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, सिंचाई का बेहतर प्रबंध करने में, फसल बीमा और जोखिम मूल्यांकन आदि में मदद कर कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। उसी तरीके से देखिए तो अंतरिक्ष आधारित डेटा किसान कॉल सेंटर जैसे प्लेटफॉर्म और किसान सभा ऐप जैसे मोबाइल ऐप में फीड होता है, जो सर्वोत्तम कार्यों के संबंध में कीट नियंत्रण, बाजार मूल्यों पर वास्तविक समय आधारित एडवाइजरी प्रदान कर किसानों को सशक्त करता है। और जब किसान इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो कीट नियंत्रण से संबंधित हो या बाजार मूल्य की उनको अगर वास्तविक जानकारी मिलेगी तो उनको अधिक मुनाफा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऐसे में जो ग्रामीण तंत्र है वो मजबूत होगा। इस तरह भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कृषि में एकीकृत करने से दक्षता, स्थिरता और लचीलेपन में वृद्धि हुई है और ये अंततः ग्रामीण तंत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो ये हम देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास या एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके विकास और इसके सशक्तिकरण में। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग या इसकी भूमिका को। पृथ्वी का ऊंचाई से चक्कर लगाते हुए उपग्रह भूमि के विस्तृत क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं और सुदूर संवेदी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वन, मृदा, खनिज संसाधनों एवं जलवायु परिस्थितियों आदि की यथास्थिति का आकलन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल
पहला सुदूर संवेदन उपग्रह आधारित कार्यक्रम 1970 में चलाया गया था, नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए। तो इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन या उनके संरक्षण में भी कर सकते हैं। सूचना संचार में स्पेस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, खासकर वैसी जगहों में जहां तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में असुविधा होती है, जैसे पहाड़ पर्वत, इन क्षेत्रों तक जो है हम स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से सूचना संचार को बेहतर कर सकते हैं। उपग्रहों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को दुनिया के हर कोने, यहाँ तक कि दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचा दिया है। आज एक सामान्य व्यक्ति जिसे इंटरनेट का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वह दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल जंगल व जमीन आदि के संबंध में जानकारी एकत्र कर अपने जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी को स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा और भी सतत बनाया गया है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है संभव नहीं हो पाता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वैसे क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करके सूचना संचार को और सतत बना रहे हैं और भी सतत इसको बनाया जा सकता है। तो अभी तक हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका देखी सामाजिक आर्थिक विकास में, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर किया, शहरी विकास को देखा, ग्रामीण क्षेत्र के विकास सशक्तिकरण में देखा इसका योगदान, और एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने यहाँ पर विशेष रूप से फोकस किया है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में और सूचना संचार में। उसके बाद अब हम देखेंगे एसडीजी जो गोल है उनकी प्राप्ति में अब कैसे ये स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, और ये इसी चरण में होगा। हालांकि ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है। सतत विकास के लक्ष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें एसडीजी के बारे में। 2015 में विश्व ने सर्वसम्मति से सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था। ये हमारे सामने मौजूदा जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको दर्शाता है। इन चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है, और इन विकल्पों में देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, जैसे जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं उनकी मदद से हम एसडीजी 2, एसडीजी 6 और एसडीजी 13 में जो है आमूलचूल परिवर्तन करके इनको प्राप्त करने में ये मददगार साबित हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने इसलिए बता दिया। इसी तरीके से आपको कंसीडर करके लिखना है कि एसडीजी 2 उसमें क्या बताया गया है, फिर उसके बारे में हमको स्पेस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देते हुए दिखाना है कि कैसे हम इस गोल को इस टेक्नोलॉजी से अचीव कर सकते हैं, राइट। तो एसडीजी 2 में भूखमरी को समाप्त करने की बात की गई है। भूखमरी कब समाप्त होगी? जब फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसानों की स्थिति सही होगी। तो उपग्रह से प्राप्त इमेज बहुत ही सूक्ष्म आधार पर फसल की स्थिति या उपज का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। इससे किसानों को खेत में पानी या उर्वरक डालने और फसलों की कटाई करने के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी को देखा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जब मजबूत होगा तो जो एसडीजी 2 गोल है भूखमरी को समाप्त करना, उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो एसडीजी 2 गोल को आपको दिखा देना है अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट के माध्यम से कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद देखें तो एसडीजी 6 गोल जो स्वच्छ जल की बात करता है। उपग्रहों से प्राप्त इमेज के जरिए जलाशय में जल के स्तर की व्यापक और कुशल निगरानी करना संभव होता है। इससे जल की कमी के बारे में अग्रिम चेतावनी जारी की जा सकती है, जिससे जल का इष्टतम उपयोग संभव हो पाता है। उसी तरीके से आगे देखेंगे जलवायु कार्रवाई जो एसडीजी 13 गोल है। इसकी मदद से जो उपग्रह है अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की मदद से दुनिया के अत्यंत दूरदराज के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के शुरुआती और स्पष्ट संकेतों का पता लगाने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की मदद से एसडीजी 2 यानी भूखमरी को समाप्त करने में, एसडीजी 6 यानी स्वच्छ जल और एसडीजी 13 यानी जलवायु कार्रवाई में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट, इनको प्राप्त करने में। आगे देखें तो एसडीजी 14 जिसमें जल के नीचे जीवन को संरक्षित करने की बात की जाती है, यानी यहाँ पर समुद्री परितंत्र की सुरक्षा की बात की जाती है। तो स्वचालित पहचान प्रणाली यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स उपग्रह मछली पकड़ने संबंधी अवैध गतिविधियों को ट्रैक करने और उन्हें रोकने में मदद कर सकती है, और ऐसे में जो समुद्री परितंत्र है उसको संरक्षित किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में जो संचार उपग्रह होते हैं उनकी मदद से हम कैसे एसडीजी गोल को अचीव कर सकते हैं, जिसमें हम एसडीजी 3 का एग्जांपल देंगे जो अच्छा स्वस्थ और कल्याण की बात करता है, और एसडीजी 4 जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, यानी हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम को कैसे जो है हम सतत कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके।
तो इसमें आप बता सकते हैं, विश्व के केवल 50% आबादी की इंटरनेट तक पहुंच है। संचार उपग्रहों का वैश्विक नेटवर्क ऐसे अधिकांश लोगों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को संभव बनाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विश्व की केवल 50% आबादी तक ही इंटरनेट की पहुंच है, और भारत में भी इस तरीके का जो है डिजिटल विभाजन देखा जाता है शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य, या ग्रामीण क्षेत्र और जो अन्य दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर देखा जाता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है अभी भी बहुत कम है। खासकर वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ऐसे में हम संचार उपग्रहों का प्रयोग करके, सैटेलाइट का यूज करके जो है उन दूर दराज क्षेत्रों में भी हम इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध करा सकते हैं। संचार उपग्रहों का वैश्विक नेटवर्क ऐसे अधिकांश लोगों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को संभव बना सकता है। इससे इंटरनेट तक पहुंच के साथ साथ ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से बेहतर डॉक्टरों और डिजिटल तथा ऑनलाइन शिक्षा के जरिए बेहतर शिक्षकों का भी लाभ मिलता है। तो टेलीमेडिसिन हो गया, टेली एजुकेशन हो गया, इस स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव हो सकता है कि दूर दराज में बैठे जो लोग हैं उन तक इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कराया जा सके। तो वैसे में ये सतत हेल्थ केयर और सतत एजुकेशन को जो है बढ़ावा मिलेगा, राइट। तो इससे SDG 4 अचीव होगा, और SDG 3 जिसमें हेल्थ केयर की बात की जाती है वो अचीव होगा। तो इस तरह हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, हमने अलग अलग SDG गोल बताए, और उन गोल्स को प्राप्त करने में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है उसको हमने यहाँ पर शानदार तरीके से उदाहरण देते हुए बताया है। अब हम आगे देखेंगे भारत के विभिन्न उपग्रह और उनके अनुप्रयोग, और ये हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। आज की इस क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्या स्थिति है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास क्रम देखा, घटनाओं को कंसीडर करते हुए चरणवार तरीके से, सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका, क्या उपलब्धता, क्या उसकी उपयोगिता है उसको देखा, और इसमें हमने सतत विकास लक्ष्यों को भी कंसीडर किया है। तो इतनी बातें आज हमने पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारत के विभिन्न उपग्रह, उनके अनुप्रयोग, जिसमें संचार उपग्रह, भूप्रेक्षक उपग्रह, और अंतरिक्ष विज्ञान एवं अन्वेषण उपग्रह जिसमें चंद्रयान 3, गगनयान पढ़ेंगे, और फिर नेविगेशन सिस्टम में हाल ही में जो इसरो ने अपने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, सवा प्रक्षेपण उपग्रह को लॉन्च करके NVS-02 एक नेविगेशन सैटेलाइट जो है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समक्ष देखेंगे चुनौतियां क्या हैं, वर्ल्ड वाइड और भारत दोनों के संबंध में कंसीडर करेंगे। फिर भारत सरकार ने क्या प्रयास किए इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, निजी क्षेत्र में देखेंगे, भूमिका देखेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में निजी क्षेत्र को यहाँ कंसीडर करेंगे, और वे फॉरवर्ड नेक्स्ट निष्कर्ष, ये सारी बातें हम कल की क्लास में देखेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल की भी क्लास जो होगी नेक्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण होगी, और इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल यही क्लास हम समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़िए, जहां वहां सुरक्षित रहिए, लगातार निरंतर मेहनत के साथ प्रयास करते रहिए। समय कम है और पढ़ाई आपको बहुत करनी है। 70 BPSC मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं संकल्प बैच से। 6306473800 हमारा नंबर है। ये पेमेंट नंबर भी है, एक नॉमिनल फीस है 499। इस नंबर पर आप पेमेंट करके पेमेंट की स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर भेज देंगे, इस नंबर के व्हाट्सएप पर, तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर इन सभी क्लासेस का आपको PDF नोट्स एक्सेस हो जाएगा, ताकि आप इनका अच्छे से रिवीजन कर सके, और एक अभ्यास प्रश्न के माध्यम से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो इस बैच से जुड़ने पर आप जरूर ये पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी प्रिपरेशन में एक एडिशनल इंप्रूवमेंट ये जरूर करेगा आपके सिलेक्शन और आपकी बेहतर रैंक लाने में। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करते जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। कमेंट और लाइक को जरूर ऐड ऑन कीजिए, जो भी आपकी राय हो वो आप लिखिए। पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, उसका जो है मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी क्लास के संबंध में जो भी आपकी राय हो वो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।